हेलो प्रिय विद्यार्थियों, तो आप सभी का स्वागत है एग्जाम मित्र एकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट लोकतांत्रिक राजनीति, जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी। इसमें हम दो देशों के बारे में पढ़ेंगे। पहला देश है हमारा बेल्जियम और दूसरा है श्रीलंका। तो बेल्जियम क्या है, इसके बारे में जानते हैं। बेल्जियम यूरोप का सबसे छोटा देश है, यानी यूरोप में बहुत सारे देश हैं, उसमें सबसे छोटा देश है बेल्जियम। यूरोपीय संघ का मुख्यालय भी कहाँ है? बेल्जियम में ही है। यूरोपीय संघ यानी यूरोप के कई देशों ने एक संघ बनाया जिसका नाम है यूरोपीय संघ। यहाँ पे देशों के महत्वपूर्ण कामकाज होते हैं और उन्होंने एक देश बनाया, एक देश में एक स्थान रखा। बेल्जियम वो देश है जहाँ पे यूरोपीय संघ का क्या बनाया, मुख्यालय बनाया ने हेडक्वार्टर। कभी कभी परीक्षा में बेल्जियम की जगह उसकी राजधानी भी पूछी जा सकती है कि बेल्जियम में कहाँ है। तो ये यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है वो बेल्जियम की राजधानी कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में। ये जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में। बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, यहाँ पे यूरोपीय संघ का मुख्यालय। बेल्जियम की अगर हम तुलना करें हमारे किस राज्य, भारत के किस राज्य से छोटा है या बड़ा है, तो हमें सबसे पहले एक ही नाम याद होना चाहिए, हरियाणा राज्य। तो भारत के हरियाणा राज्य से छोटा तथा जनसंख्या में आधा है, यानी हरियाणा की जनसंख्या अगर रही 2 करोड़ तो बेल्जियम की कितनी हो जाएगी? 1 करोड़। तो यहाँ जनसंख्या क्या है बेल्जियम में? हरियाणा की आधी है। और हरियाणा की किस राज्य से छोटा है? बेल्जियम किस राज्य से छोटा है? तो हरियाणा राज्य से छोटा है। आगे है कि सीमा रेखा इसकी, जो बेल्जियम देश है उसकी सीमा रेखा कितने देशों से लगती है? तो पहली है नीदरलैंड, दूसरी है फ्रांस, तीसरी जर्मनी और चौथी है लक्समबर्ग। आप इनके इंग्लिश नेम याद कर सकते हैं। नीदरलैंड को हम बोल सकते हैं NF, जर्मनी को G और लक्समबर्ग को L। तो NFGL ये उसका सूत्र है कि 4 देशों से सीमा रेखा साझा करता है, नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी और लक्समबर्ग। आगे है तो बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स है। यहाँ पे एक घटना हुई थी सन 1950-60 के दशक में कि फ्रेंच भाषी और डच भाषी लोगों में तनाव उत्पन्न होने लगे। फ्रेंच भाषी लोग यानी जो फ्रेंच भाषा बोलते हैं उनको फ्रेंच भाषी बोलते हैं। डच भाषी यानी जो डच लोग होते हैं उनकी भाषा है डच, तो वो हो गया डच भाषी। इस ब्रुसेल्स में फ्रेंच भाषी की संख्या थी 80%, यानी 80% लोग थे फ्रेंच भाषी और डच भाषी थे 20%। तो वहां पे कई तनाव उत्पन्न होने लगे। फ्रेंच भाषी लोग डच भाषी लोगों पे ताकतवर पड़ने लगे। हालांकि ये जनसंख्या में काफी कम है, लेकिन पैसों के मामले में सबसे ज्यादा ताकतवर है फ्रेंच भाषी लोग। राजधानी ब्रुसेल्स में फ्रेंच भाषी लोगों की जनसंख्या है, यानी फ्रेंच बोलने वालों की जनसंख्या है 80%, यानी 100 लोग हैं तो 100 में से 80% 80 होंगे फ्रेंच भाषी और 20 होंगे डच भाषी। ये सिर्फ कहां पे है? राजधानी ब्रुसेल्स में। आगे चर्चा करते हैं। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार है। सामुदायिक सरकार कैसी होती है? तो वह सरकार जिसमें समूह के लोग आपस में गठबंधित होते हैं और सरकार बनाते हैं, उसको बोलते हैं सामुदायिक सरकार। आगे चर्चा करते हैं। बेल्जियम में 3 प्रकार की जातीय संरचना है, यानी 3 प्रकार के लोग रहते हैं। जैसे भारत है, भारत में कई प्रकार के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध। इसी तरह बेल्जियम में 3 प्रकार के लोग रहते हैं। आगे चर्चा करते हैं हम। जो डच हैं वो नीदरलैंड के निवासी हैं और ये जो बेल्जियम में रहते हैं वो रहते हैं फ्लेमिश इलाकों में, यानी जो डच का निवास स्थान है बेल्जियम में वो कौन से इलाके हैं? वो है फ्लेमिश इलाके। फ्रेंच जो होते हैं वो होते हैं वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं बेल्जियम में। और जो जर्मनी के लोग हैं, जो जर्मनी देश से आए हैं, वो जर्मनी के सीमा रेखा के पास ही रहते हैं। जर्मनी जो लोगों की संख्या है वो मात्र 1% है। फ्रेंच लोगों की संख्या है 40 और डच लोगों की संख्या है 59, यानी 59%। फ्लेमिश इलाकों में ये लोग रहते हैं। अब ये 59 सबसे ज्यादा है संख्या में, तो ये हो गए हमारे बहुसंख्यक लोग हैं डच। ये कम है तो ये हो गए अल्पसंख्यक, और ये बहुत ही ज्यादा कम है तो ये भी अल्पसंख्यक ही हैं। आगे चर्चा करते हैं। डच लोग बहुत कमजोर हैं, पैसों में कमजोर हैं। हालांकि इनकी जनसंख्या काफी ज्यादा है, बहुसंख्यक है, लेकिन ये पैसे और ताकत में दोनों में कमजोर है। फ्रेंच जो है 40% है, वो है अल्पसंख्यक है लेकिन ताकतवर है, यानी इनके पास पैसों से समृद्ध है। इनके बच्चे अच्छे शिक्षा प्राप्त करते हैं, बड़े बड़े राजनीतिक नेता हैं, बैंकों में काम करते हैं बाकी। और बाकी सरकार में फ्रेंच और डच को लेके 1950-60 में एक तनाव हो जाता है और
जिसमें फ्रेंच भाषी लोग और डच भाषी लोग आपस में लड़ने लगते हैं। ये सिर्फ कहाँ हुआ था, ये तनाव हुआ था राजधानी ब्रुसेल्स में। आगे चर्चा करते हैं। बेल्जियम में जातीय बनावट जटिल है, यानी 3 प्रकार के लोग रहते हैं। अपनी अपनी मर्जी से वे सामुदायिक सरकार बना सकते हैं, समूह में सरकार बना सकते हैं, गठबंधन कर सकते हैं, इसलिए यहाँ की जातीय बनावट जटिल है। जनसंख्या है यहाँ की 1 करोड़। अभी हमने पढ़ा कि भारत के हरियाणा राज्य से छोटा है और जनसंख्या में आधा है। जैसे बेल्जियम की 1 करोड़ है तो हरियाणा की कितनी हो जाएगी, 2 करोड़, और हरियाणा की 2 है तो 2 का आधा कर देंगे, जनसंख्या में आधा, तो 2 करोड़ का कितना हो जाएगा, 1 करोड़। यानी बेल्जियम की जो जनसंख्या है वो है 1 करोड़। बेल्जियम की राजधानी है हमारी ब्रुसेल्स। इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट में अपना डाउट लिख के भेज सकते हैं, हम जल्दी से जल्दी उन्हें सॉल्व करने की प्रक्रिया करेंगे। दूसरा देश है हमारा श्रीलंका, इसके बारे में चर्चा करते हैं हम। अगला देश है जिसका नाम है श्रीलंका। तो क्या है श्रीलंका, श्रीलंका के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहली बात, श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। द्वीपीय यानी जो चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। ये छोटा सा द्वीप है, क्षेत्रफल इसका बहुत ही कम है। कैसा देश है ये, द्वीपीय देश है। तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर दूर है। भारत के एंड में जाएंगे हम दक्षिण में तो तमिलनाडु है, तमिलनाडु से कुछ किलोमीटर जाएंगे तो आगे हमें द्वीपीय देश क्या पड़ता है, श्रीलंका पड़ता है। आगे चर्चा करते हैं। श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो। दक्षिण एशिया में स्थित देश है, यानी अगर एशिया महाद्वीप की बात करें तो श्रीलंका कहाँ पे पड़ता है, दक्षिणी एशिया में। जनसंख्या लगभग 2 करोड़ के बराबर है। पिछली क्लास में पढ़ा था हमने, जो हरियाणा है, हरियाणा की जनसंख्या लगभग 2 करोड़ के बराबर है, इसलिए इसकी तुलना कैसे कर देंगे हम, हरियाणा राज्य से कर देंगे, क्योंकि हरियाणा की भी जनसंख्या लगभग क्या है, 2 करोड़ के बराबर। आगे है इसमें 1948 में स्वतंत्र हुआ। जो श्रीलंका है वो 1948 में अंग्रेजों के द्वारा जो वहाँ पे शासन था, वहाँ पे अंग्रेज व्यापारियों को लाते थे, ले जाते थे, वहाँ पे श्रीलंका का स्वयं का कानून बना और 1948 में क्या हो गया, स्वतंत्र। जिस प्रकार भारत स्वतंत्र हुआ है 15 अगस्त 1947 को, उसी तरह श्रीलंका स्वतंत्र हुआ है सन 1948 में। स्वतंत्र होने के बाद जो वहाँ पे सबसे अधिक जनसंख्या में लोग थे, जिनका नाम था सिंगली समूह के लोग, तो सिंगलियों का प्रभुत्व वहाँ पे स्थापित होने लगा। अधिक जनसंख्या जिसकी थी वहीं पर उसका प्रभुत्व स्थापित होने लगा। आगे चर्चा करते हैं। सन 2009 में गृह युद्ध की समाप्ति हुई श्रीलंका में। अब ये शब्द है गृह युद्ध, ये क्या होता है, तो गृह युद्ध यानी होता है किसी भी राज्य या देश में जब भाषाई या जाति धर्म आदि मुद्दों पर वहां के लोग आपस में लड़ाई करने लगे, उनमें तनाव बढ़ने लग जाए और ऐसा प्रतीत हो कि ये युद्ध सा हो रहा है, तो उसको बोलेंगे अपन गृह युद्ध। किसी देश या मुल्क में धार्मिक समूह टकरावों के द्वारा हिंसक लड़ाई का रूप ले लेना क्या कहलाता है, गृह युद्ध कहलाता है। आगे बात करते हैं। तो श्रीलंका में एक धर्म है जिसका नाम है बौद्ध धर्म। इसको संरक्षण प्रदान किया गया है। वहां पे सबसे ज्यादा सिंगली लोग हैं, वो है बौद्ध धर्म को मानने वाले। तो उन्होंने अपने श्रीलंका में बौद्ध मत को, बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया है। अब श्रीलंका में 3 तरह के लोग रहते हैं, यानी जातीय संरचना पे आधार पे 3 प्रकार के लोगों में हमने विभाजित कर दिया है। पहला है सिंगली। तो सिंगली कितने परसेंट है वहां पे श्रीलंका में, 74% है। तमिल कितने लोग हैं, तमिल है 18%, ईसाई है 7% और मुसलमान है लगभग वहां पे 1% के अलावा। तो मुसलमान कितने हैं, 1% है। मुसलमान के साथ अन्य भी लोग हैं तो वो 1% के दायरे में आते हैं। मुख्यतः ये 3 लोग हैं, सिंगली है 74%, तमिल है 18% और ईसाई है 7%। अब तमिल में भी 2 प्रकार के तमिल आते हैं। तमिल कहाँ पे रहते हैं, तो उत्तर पूर्वी प्रांतों में रहते हैं। जो श्रीलंका के उत्तर पूर्वी प्रांतीय क्षेत्र है वहां पे तमिल रहते हैं। और तमिल की 2 कैटेगरी है, एक है श्रीलंकाई मूल के तमिल, ऐसे तमिल जो श्रीलंका में पहले से ही निवास स्थान था वे थे श्रीलंकाई मूल के तमिल, और दूसरे थे हिंदुस्तानी तमिल। अब हिंदुस्तानी तमिल कौन है, तो अंग्रेजों ने बागानों में काम करने के लिए तमिलनाडु से लोगों को श्रीलंका ले गए और वहां पे काम कराया, वो तमिल कहलाए हिंदुस्तानी तमिल। श्रीलंकाई मूल के तमिल है 13% है।
हिंदुस्तानी तमिल है 5%। अब इन दोनों तमिलों में कॉमन बात क्या है कि जो श्रीलंका के तमिल है या भारतीय तमिल है, उनमें दो प्रकार के तमिल भी है, हिंदू भी है और मुस्लिम भी है। तो इन दोनों में जो तमिल में आता है वो हिंदू प्लस मुस्लिम दोनों प्रकार के तमिल है। वहां पे तमिल भाषाएं बोलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा वहां पे जो बोली जाती है वो है सिंगली लोगों के द्वारा सिंगली भाषा। सिंगली लोग सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा जो होते हैं उनको बोलते हैं अपन बहुसंख्यक। सिंगली लोग कैसे हैं? ये है बहुसंख्यक। कैसे लोग हैं ये? बहुसंख्यक लोग हैं। 74% इनका अनुपात है, या बोल सकते 74% लोग हैं। 100 में से 74 लोग सिंगली है। तमिल है 18%, 100 में से 18 लोग हैं तमिल। ईसाई है 7%, यानी 7% लोग ईसाई हैं। मुसलमान है 1%, या अपन ऐसा बोल सकते हैं मुसलमान व अन्य लोग 1% है। बाकी सबसे ज्यादा जो है श्रीलंका में वो कौन लोग हैं? सिंगली लोग हैं। 1956 में एक कानून बनाया, सिंगली को राजभाषा घोषित कर दिया। अब वहां पे सबसे ज्यादा सिंगली भाषी लोग हैं, सिंगली जाति लोग हैं, तो उनने 1956 में एक कानून बनाया और उस कानून के अंतर्गत सिंगली को राजभाषा का दर्जा दे दिया। और ये सारी घटना किस देश से संबंधित है? तो ये है श्रीलंका से संबंधित। अब हमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने जिसमें दोनों देशों के बारे में है। ये परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों में अधिकतर पूछे जाते हैं। पहला फैक्ट है इंपॉर्टेंट फैक्ट, सन 1970 से 1993 के बीच में बेल्जियम के संविधान में 4 बार संशोधन किए। अब ये संशोधन क्यों किए गए? तो वहां पे अपन ने पढ़ा है कि जर्मन भाषी लोग, फ्रेंच भाषी लोग और डच भाषी लोग हैं, समूह में निवास करते हैं, इनमें तनाव ज्यादा हो गया था। और बेल्जियम बहुत बड़ा देश भी नहीं है। अब अपने भारत की बात करें तो यहाँ सैकड़ों बार संशोधन हो चुके हैं, जबकि बेल्जियम के संविधान में कितनी बार किए? 1970 से 1993 के बीच में सिर्फ 4 बार ही संविधान संशोधन हुए हैं। और यहाँ पे एक विशेष बात यह है कि 4 प्रकार की सरकारें काम करती है। वो सरकारें कौन सी है? पहली है केंद्र सरकार, ऐसी सरकार जिसमें डच भाषी लोग भी होंगे, फ्रेंच भाषी लोग भी होंगे और पूरे देश के लिए कानून बना सकते हैं। ना कोई डच का पक्ष लेगा ज्यादा, ना कोई फ्रेंच का लेगा। दूसरी है क्षेत्रीय सरकार। केंद्र सरकार अपने कामों को क्षेत्रीय स्तर पे बांट देती है ताकि देश आसानी से चल सके। इसके लिए उन्होंने क्षेत्रीय सरकार का गठन किया है। तीसरी सरकार है सामुदायिक सरकार। ये बेल्जियम देश में सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको तीसरे स्तर की सरकार बोला जाता है। अब डच भाषी लोग हैं, फ्रेंच भाषी लोग हैं, डच फ्लेमिश इलाकों में रह रहा है तो वहां अपनी सरकार का विघटन कर सकते हैं क्षेत्रीय स्तर पे। फ्रेंच लोग हैं, बेलोनिया क्षेत्र में रह रहे हैं तो वे अपनी भाषाई समूह पे सरकार का गठन कर सकते हैं। चौथी है ब्रुसेल्स सरकार। राजधानी ब्रुसेल्स में डच और फ्रेंच प्रतिनिधियों का स्वामित्व रहता है। दोनों की संख्या समान रहती है और दोनों ही ब्रुसेल्स में समान रूप से कानून बनाते हैं। वहां पे कितने प्रकार की सरकार है? 4 प्रकार। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सन 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इलम। अब हमने पढ़ा है कि उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में तमिल लोग रहते हैं, तो वो भी चाह रहे थे कि हम उन क्षेत्रों में ज्यादा संख्या में, तो वहां पे हम क्या बना, एक अपनी सरकार बना जिसका नाम है तमिल इलम। बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने। अब तमिल लोग भी 2 तरह के हैं, एक तमिल जो श्रीलंकाई मूल के तमिल है और एक तमिल जो हिंदुस्तानी मूल के तमिल है। तो सन 1980 के दशक में उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इलम, इलम यानी सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने कि हम हमारी सरकार बनाएंगे, हम हमारी सरकार बनाएंगे, या फिर हम काम करेंगे तो ये काम होगा, ये नहीं होगा। इस तरह से राजनीतिक संगठन बने। ये सिर्फ 2 देशों के थे इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब अगला प्रश्न है कि बेल्जियम और श्रीलंका दोनों ही लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक का मतलब ऐसा देश जहाँ पे लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन करते हैं, ऐसा देश लोकतांत्रिक देश कहलाता है। इसमें
केंद्र सरकार और राज्य सरकार होती है। लोकतांत्रिक देश में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और वही प्रतिनिधि या उम्मीदवार जब जीत जाते हैं तो शासन करते हैं, तो ऐसे देश बन जाते हैं लोकतांत्रिक देश। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है, तो सबसे अच्छी व्यवस्था है लोकतंत्र। पहले ऐसा बोलते थे कि सत्ता को बांटना नहीं चाहिए, यानी राजतंत्र होना चाहिए कि सत्ता अगर बढ़ जाएगी तो लोग गलत तरीके से उसका इस्तेमाल करेंगे। इस चुनौती भरे सवाल का जवाब निकाला तो उत्तर आया लोकतांत्रिक व्यवस्था, यानी सबसे अच्छी जो व्यवस्था है जिसमें सत्ता को आप विभिन्न स्तरों पे बांट सकते हो, सारा कामकाज आसानी से हो सकता है, वो है लोकतांत्रिक व्यवस्था। आगे है सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, यानी लोकतंत्र जो है वो सत्ता की साझेदारी की क्या है, आत्मा। सत्ता की साझेदारी के दो रूप हैं। पहला है हमने कर दिया सत्ता का क्षैतिज वितरण। क्या कर दिया हमने? सत्ता का क्षैतिज वितरण। दूसरा कर दिया हमने सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। क्षैतिज वितरण कैसे किया? तो इसमें शासन के विभिन्न अंग होते हैं। वो अंग कौन कौन से? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ये शासन के 3 अंग होते हैं। कार्यपालिका क्या काम करती है, किसके नेतृत्व में काम करती है? तो कार्यपालिका में होती है केंद्र सरकार, जो समस्त देश के लिए कानून बनाने का काम करती है। विधायिका के अंतर्गत होती है राज्य सरकार, जिसमें राज्य के स्तर पर शक्तियों का विभाजन किया जाता है। और इन दोनों की देखरेख कौन करती है? हमारी न्यायपालिका करती है, यानी न्यायालय करते हैं। यानी अगर कहीं पर भी संविधान के कानूनों का हनन होगा तो न्यायालय उसको सजा देगी और संविधान को बचाने का काम न्यायपालिका का होता है। ये शासन के विभिन्न अंग हैं। कार्यपालिका, विधायिका कानून बनाने का काम करती है। पूरे देश के लिए कानून बनाना है तो कार्यपालिका काम करेगी। राज्यों में या प्रांतों में कानून बनाना है तो वहां पे विधायिका काम करती है। विधायिका में विधायक होते हैं हमारे, तो वो काम करते हैं। आगे ऊर्ध्वाधर वितरण, तो इसमें उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारें होती है। उच्च होंगी और निम्न स्तर की होंगी। सबसे उच्च सरकार होती है इसमें केंद्र सरकार, यानी सारे काम कौन करती है? केंद्र सरकार करेगी। उसने जो भी काम करने हैं राज्य सरकार हस्तक्षेप उसमें नहीं कर सकती है। दूसरा है राज्य सरकार। राज्य या प्रांतीय स्तरों पे राज्य सरकार काम करती है और उनके निचले स्तरों पे नाम आता है स्थानीय सरकार, जिसमें हमारी ग्राम पंचायत आ जाती है और नगर पालिका आ जाती है। ये सबसे निचले स्तर की सरकार है जिसका नाम है स्थानीय स्तर। उच्च स्तर की सरकार है जिसका नाम है केंद्र सरकार। इस तरह हम सत्ता की साझेदारी कर सकते हैं। साझेदारी नहीं आए तो हम सत्ता का क्या कर सकते हैं? बंटवारा कर सकते हैं। सत्ता का बंटवारा आ सकता है, या सत्ता के स्तर आ सकते हैं। सत्ता के स्तर आ सकते हैं, स्तर या अंग। इस प्रकार ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि सत्ता के साझेदारी के कितने रूप होते हैं, कितने भागों में बांटा गया है, क्या वितरण किया गया है? तो 2 प्रकार से वितरण किया है, क्षैतिज वितरण, ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज में शासन के विभिन्न अंग आते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका संपूर्ण देश के लिए कानून बनाती है। विधायिका राज्य स्तर पे कानून बनाती है। न्यायपालिका बनाए गए कानूनों की रक्षा करती है। ऊर्ध्वाधर वितरण में उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारें आती है। सबसे उच्च सरकार है केंद्र सरकार और सबसे निचली सरकार है स्थानीय स्तर, अर्थात ग्राम पंचायत और नगर पालिका। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, परीक्षा में सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे हम आगे। क्लास 1 यहीं पे खत्म होती है। इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। परीक्षा में इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से आएंगे। बस एक बार आप इसे पढ़ें और आपको पूरा रिवीजन यहाँ पे मिल जाएगा। हम इसी प्रकार के वीडियो आगे बनाते रहेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।